गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइकलसन मोले एक्सपेरिमेंट। इस टॉपिक का जो ये टॉपिक है अर्थात माइकलसन मोले एक्सपेरिमेंट, तो ये एक्सपेरिमेंट क्यों बनाया गया है, इसका पर्पज क्या है। यहां पर दो नाम सजेस्ट हो रहे हैं, एक है माइकलसन और एक है मोर्ले, अर्थात दो साइंटिस्ट हैं माइकलसन और मोर्ले। तो इनमें माइकलसन का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा दोनों लोगों का है, लेकिन माइकलसन को ही, चूंकि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, तो इनको फिजिक्स में ही इसी एपरेटस के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था और शायद वो फर्स्ट या सेकेंड नोबेल प्राइज था फिजिक्स में अमेरिका में जो मिला था। तो बच्चों क्या है टॉपिक, इसका पर्पज क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। बच्चों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो नियम है इनसे पहले, अर्थात थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो नियम है वो कहते हैं कि लाइट की वेलोसिटी सभी इनर्शियल फ्रेम के लिए कांस्टेंट रहेगी। अर्थात ये तब की बात है जब यूनिवर्स में यानी ब्रह्मांड में, स्पेस में गैसों की अवधारणा के बारे में हमको जानकारी हुई, लेकिन इससे पहले ईथर ही एक ऐसा एग्जिस्टेंस मीडियम माना जाता है कि ईथर ही ऐसा है जिसके चारों तरफ सारी चीजें मूव कर रही हैं, ठीक है। अर्थात एक फ्रेम के रूप में इसको माना जाता है कि जो एक बहुत ही, और जो एक फ्रेम है अर्थात ईथर जो है वो एक हाइपोथेटिकल मीडियम है। तो इसकी हाइपोथेसिस ही सिर्फ है और इसका कोई एग्जिस्टेंस के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन ये माना जाता था कि ईथर जो है वो एक ऐसा मीडियम है जिसकी डेंसिटी लो होती है, इलास्टिसिटी हाई है, ठीक है, और ये पूरे स्पेस में प्रेजेंट है, यानी पूरे स्पेस को फिल करता है। तो इसी ईथर की एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट को जनरेट किया गया है। क्या है ये माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट? अर्थात अर्थ और ईथर के मध्य रिलेटिव मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। यदि ईथर प्रेजेंट है, ठीक है, यदि ईथर प्रेजेंट है तो उसको इस माध्यम से प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या, देखिए पहला जो एक्चुअल सेटअप तैयार किया गया है यहां पर क्या है कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है और एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जो लाइट रे है वो किसी हाफ सिल्वर्ड प्लेट पर पड़ती है। अब ये हाफ सिल्वर्ड का मतलब है कि ये लाइट को ट्रांसमिट भी करेगी और रिफ्लेक्ट भी करेगी। तो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर ये मिरर है, ये लाइट को फिर रिफ्लेक्ट कर देगा। उसके बाद दूसरा पार्ट होगा वो इससे ट्रांसमिट होके मिरर M2 तक आएगा। मिरर M2 क्या करेगा, इसको भी रिफ्लेक्ट कर देगा और दोनों किसी एक ही पाथ पर चलने लगेंगी और इस तरीके से इंटरफेरेंस की घटना होगी जिससे एक फ्रिंज पैटर्न डेवलप होगा। और इस जो टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप के माध्यम से ही हम उस फ्रिंज पैटर्न को देखेंगे। अर्थात यहां पर कोई ऑब्जर्वर होगा, एक व्यूअर होगा, वो यहां से उस फ्रिंज पैटर्न को ऑब्जर्व करेगा। तो ये एक एक्चुअल सेटअप हो गया ये आपका। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें कि इसके जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे तैयार किया गया, ये तो एक एक्चुअल था कि ऐसे बनाया गया है, लेकिन यहां पर क्या होगा, किस तरीके से वर्क करेगा। तो देखिए यहां से लाइट पड़ने के बाद जब, और देखिए एक और बात बच्चों बता दूं, ये जो एपरेटस है, होल एपरेटस, ये पूरा मरकरी वेस्ट रहता है, मरकरी के किसी वेसल में तैर रहा है,
ठीक है। क्यों? क्योंकि मरकरी में रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, अर्थात वो किसी भी दिशा में उसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए पूरा जो अपरेटस है वो मरकरी के वेसल में रखा गया है। अब यहां पर देखिए कि जब सोर्स से मोनोक्रोमेटिक लाइट कॉन्वेक्स लेंस के पड़ने के बाद, अब पड़ने के बाद जैसे ही पी पॉइंट अर्थात जो प्लेट पी है इस पर पड़ती है, ये प्लेट हाफ सिल्वर्ड है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी। अब यहां पर देखिए, अब चूंकि ये मरकरी में रखा गया है तो हम मान लेते हैं कि जो मिरर M2 है ये b वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन लाइट जैसा ही ये b वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन लाइट जो है मान लीजिए कि जब यहां से M1 की तरफ गई थी, M1 ने इसको रिफ्लेक्ट किया और तब तक ये apparatus इस साइड में आ गया। मान लीजिए वो प्लेट P यहां से यहां पर आ गई और M2 की पोजीशन M2 डैश हो गई। तो ये B वेलोसिटी से, लाइट की वेलोसिटी C रही, लेकिन जो apparatus है वो B वेलोसिटी से मूव कर गया। तो देखिए यहां से अब क्या होगा, लाइट यहां से मिरर M1 डैश की तरफ जाएगी, मिरर M1 डैश फिर इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी C है मान ली, और दोनों चूंकि एक्चुअल है और हाइपोथेसिस ईदर के, तो टाइम दोनों जगह सेम रहना चाहिए। मान लीजिए टाइम t1 है तो ये भी ct1 हो गई, ये भी ct1 हो गई। डिस्टेंस, अब ये पूरी डिस्टेंस क्या है, ये लेंथ क्या है, l है, यहां से यहां तक की, और यहां से देखिए ये कुछ बड़ी दिखाई दे रही है लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। अब ये apparatus b वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक की वेलोसिटी b है और टाइम t1 है तो डिस्टेंस क्या हो गई, vt1 हो गई। जब vt1 हो गई, ठीक है, तो उसी तरीके से हम मान लेते हैं कि अब यहां से लाइट जो एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया था, दूसरा ट्रांसमिट हो गया है, तो यहां से यहां इसके द्वारा भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इससे के द्वारा भी रिफ्लेक्ट होके यहां पर इंटरफेरेंस का पैटर्न होगा। तो इस इंटरफेरेंस के पैटर्न को हम जो ये टेलीस्कोप है इसके द्वारा देखेंगे और हम देखेंगे कि टाइम डिफरेंस क्या है, इसका एक्चुअल टाइम डिफरेंस क्या है घटना का, और ईथर का माध्यम है भी या नहीं है। तो इसके लिए हम एक मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए हम देखते हैं कि जो यहां पर देखिए पीपी डैश, ठीक है, पीपी डैश, और जनरली पीपी डैश, एक मिनट, ये पीपी डैश नहीं है, ये जनरली इसको मान लेते हैं PM2 कह सकते हैं, इसको PM2 कह सकते हैं, इसको PM2 कह सकते हैं इसको यहां पर, और सॉरी PM2 तो है ही, PM2 कह सकते हैं इसको। और देखिए या कुछ भी कह सकते हैं, यहां पर Q कह सकते हैं इसको, या इसको हम R कह सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि PR = L भी कह सकते हैं, ठीक है, या PM2 = L कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, PM2 = L कह सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये डिस्टेंस हम अगर निकाल लें, ठीक है, ये इसकी 2 टाइम्स हो जाएगी, तो ये L है, ये पूरी कितनी है, BT1 है, हाफ कितनी हो जाएगी, BT1/2 हो जाएगी। तो जब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए PM1 डैश और N ट्रायंगल में देख, ये ट्रायंगल है, इसमें देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, PM1 हमको निकालना है, यानी ये PM1 डैश, सॉरी PM1 डैश निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा, PM1 डैश स्क्वायर प्लस M1 डैश स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर, ठीक है। तो PM1 डैश क्या हो जाएगा, PM1 डैश हमारे पास हो जाएगा PN स्क्वायर प्लस M1 डैश N स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, हम निकाल चुके हैं VT1/2 का होल स्क्वायर प्लस
ये कितनी है, यल है। इसका मतलब यल स्क्वायर बी स्क्वायर T1 स्क्वायर बाई 4। उसके बाद अब देखते हैं ये पूरी डिस्टेंस क्या है, ये है P m1 डैश और P डैश। तो P m1 डैश P डैश, इसका मतलब ये 2P m1 डैश के बराबर हो जाएगी। और आप P m1 डैश निकाल चुके हैं तो क्या हो जाएगी, 2 अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर T1 स्क्वायर पान 4। अब देखिए बच्चों, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, अब देखिए दिस डिस्टेंस P m1 डैश P डैश हैज बीन ट्रेवर्सिंग द रे इन एब्सोल्यूट फ्रेम in which the velocity of light is c in all directions। अब यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि ये जो लाइट की वेलोसिटी वो तो c ही रहेगी, टाइम t1 ही है हमारे लिए। तो हम ये वाली डिस्टेंस जो होगी, ठीक है, ct1, ये ct1 भी क्या होगी, इतनी ही होगी, है ना, ct1 भी इतनी ही होगी हमारे पास। तो अब जब हम ct1 की बात कर लेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, c स्क्वायर T1 स्क्वायर या 4L स्क्वायर बी स्क्वायर T1 स्क्वायर। इस टर्म को इधर लेके क्या हो जाएगा, T1 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4L स्क्वायर, या T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4L स्क्वायर अपान c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, या T1 इज इक्वल टू रूट 2L अपान c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर हाफ या रूट 2। अब T1 देखिए यहां से हम c कॉमन ले लेंगे तो c स्क्वायर बाहर आ जाएगा, c हो जाएगा तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपान c स्क्वायर की पावर हाफ, या T1 इज इक्वल टू 2L अपान c 1 माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। या इसमें अब देखिए लगा दीजिए बायनोमियल थ्योरम, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम एंड निग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। तो क्या हो जाएगा, T1 2L और 1 प्लस बी स्क्वायर अपान 2 स्क्वायर हो जाएगा। हायर टर्म को आप छोड़ दीजिए तो बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इज मच लेस देन 1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इतना बचेगा आपके पास। इसी तरीके से अब हम निकाल लेते हैं T2। तो T2 कैसे निकालेंगे बच्चों, T2 निकालने के लिए हम लोग करेंगे कि जो ट्रांसमिटेड रे है, ठीक है, ट्रांसमिटेड रे है वो M2 की तरफ चल रही है ना, वेलोसिटी जो होगी वो c माइनस क्या हो जाएगी, b हो जाएगी, है ना, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, c माइनस b हो जाएगी। जब रे जो है p से मूव करेगी और M2 की तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा, c माइनस b हो जाएगी। और उसके बाद ये M2 क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी ये क्या हो जाएगी, c प्लस b हो जाएगी। क्यों, आपको एक टर्म बताते हैं, आपने पढ़ा होगा पहले कि जब दो ट्रेन एक सेम डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है, तो जब सेम डायरेक्शन में चलती है तो उनकी वेलोसिटी क्या होती है, घट जाती है। अगर विपरीत डायरेक्शन में चलती है तो उनकी वेलोसिटी जुड़ जाती है। तो इसका मतलब जब ये apparatus b वेलोसिटी से इधर ट्रेवल कर रहा है, लाइट की वेलोसिटी भी c है, तो क्या हो जाएगा, इस साइड में ट्रांसमिटेड वेव के लिए c माइनस b हो जाएगी। लेकिन जब ये वेव रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन apparatus आपका b वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जुड़ जाएगी, अर्थात c प्लस b हो जाएगी। विपरीत हैं तो क्या हो जाएगी, c प्लस b हो जाएगी, अर्थात समय क्या हो जाएगा। और दोनों ही केसेस में हमारे लिए डिस्टेंस क्या होगी, ये l होगी, है ना। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, l अपान c माइनस b प्लस l अपान c प्लस b। एलसीएम ले लीजिए आप, T2 इज इक्वल टू 2LC अपान c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या T2 इज इक्वल टू 2LC और यहां से c स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो c स्क्वायर जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपान c स्क्वायर। ये एक c से एक c कैंसिल हो गया और क्या बचा, T2 इज इक्वल टू 2L अपान c 1 माइनस बी स्क्वायर अपान c स्क्वायर माइनस 1, ठीक है।
इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, इसमें भी बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या हो जाएगी, और हायर टर्म फिर छोड़ देंगे हम, तो T2 = 2L/C 1 + B² समझ गए। अब हमारे पास दो टाइम है T1 और T2, टाइम डिफरेंस निकाल लीजिए, दो घटनाओं के बीच टाइम डिफरेंस निकाल लीजिए, तो ΔT = T2 - T1। अब देखिए दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2L/C कॉमन है, तो 2L/C कॉमन ले लिया, 1 + B² -1 और -1 - B² 2C², 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब यहां पर क्या हाफ बचेगा, तो 2L/C × B² 2C², 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, LB² C³। ठीक है, तो आपके पास जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है, LB² C², सॉरी। अब पाथ डिफरेंस निकाल लीजिए, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा = C∆T, और एक C से C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, LB² C²। ठीक है बच्चों, हमने टाइम डिफरेंस निकाल लिया, पाथ डिफरेंस निकाल लिया। क्योंकि फ्रिंज पैटर्न हमको देखना है, इसलिए हमको पाथ डिफरेंस की भी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, अब एक तो चीज ये हो गई। अब दूसरा, यदि पूरे अपरेटस को 90 डिग्री पर हम रोटेट कर दें, ठीक है, पहले तो कंडीशन ये है, अब उसको 90 डिग्री पर हमने रोटेट कर दिया, ठीक है, तो 90 डिग्री हो गया थीटा। अब जब हमने पूरे अपरेटस को 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया, तो इसका मतलब जो PQ, ये जो डिस्टेंस PQ होगी वो ऑप्टिकली PR से ज्यादा हो जाएगी। देखिए यहां पर इसको मत समझिए कि ये ज्यादा है, ये सिर्फ एक अपरेटस को डिजाइन किया गया है, ये एक्चुअल नहीं है, लेकिन ऑप्टिकली PQ ज्यादा होगी इससे, क्योंकि ये यहाँ पर फिगर में ज्यादा दूरी दिख रही होगी आपके, लेकिन फिर भी जब आप 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे तो ऑप्टिकली ये PQ जो होगी वो इस PR से ज्यादा हो जाएगी। और इस कंडीशन में जो टोटल पाथ डिफरेंस होगा दोनों कंडीशन में, यानी दोनों ऑप्टिकली वेव के लिए, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा 2LB² C², 2 गुना पाथ डिफरेंस हो जाएगा, तो 2LB² C² हो गया। अब इस तरीके से आपको एक फ्रिंज पैटर्न मिलेगा, जो हम निकाल लेंगे किसकी तरीके से, आपने पढ़ा होगा डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज के लिए। अगर मान लो यहां पर हमारे लिए ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो क्या हो जाएगा, n होता है, डेल्टा = n होता है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना है, 2LB² C² बराबर n है, ठीक है। तो जब n है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2LB² C² और 1/λ। अब मान लेते हैं कि जो लेंथ है वो L = 11 मीटर है। अगर हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो 11 मीटर है, और जो वेलोसिटी है अर्थ की वो है 3 × 10⁴, कितनी मान ली, 3 × 10⁴, और जो लाइट की वेलोसिटी वो कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। और जो मोनोक्रोमेटिक वेव आप यूज कर रहे हैं, मान लो उसकी वेवलेंथ कितनी है, 5.5 × 10⁻⁷ मीटर/सेकेंड, ठीक है। तो कितनी हो गई, 5 × 10⁻⁻10 कर लीजिए बच्चों, ठीक है, 5.5 या लगभग इसकी जो होती है नहीं सही है, 5.5 × 10⁻⁷ ही होगा, क्योंकि अंगस्ट्रा में नहीं है, तो ये मीटर में हो जाएगा 5.5 × 10⁻⁷ मीटर। अब इस पूरी वैल्यू को L = 11 मीटर
और b बराबर 3 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड और लैम्डा इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻⁷। इसको जब इस फार्मूले में रखेंगे तो n की वैल्यू लगभग 0.4 हो जाती है। ठीक है, जब n की वैल्यू 0.4 हो जाती है इसका मतलब हमको कोई भी फ्रिंज सिस्टम प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मतलब अर्थ और ईथर के बीच जो रिलेटिव मोशन है वो 0 है। जब कोई फ्रिंज पैटर्न प्राप्त नहीं हुआ है इंटरफियरिंग रेस के बीच, तो क्योंकि n की वैल्यू आपकी कितनी आई 0.4 आई है, इसका मतलब हमको कोई फ्रिंज पैटर्न नहीं प्राप्त नहीं हुआ। जब कोई फ्रिंज पैटर्न प्राप्त नहीं हुआ तो इसका ये आशय हुआ है कि अर्थ और जो हाइपोथेटिकल मीडियम जिसको हम लेके चल रहे थे, जिसका एग्जिस्टेंस हमको प्रूफ करना था, ईथर, उन दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, अर्थात 0 उनके बीच मोशन है। तो इस आधार पर ये ईथर की जो हाइपोथेसिस थी वो फेल हो गई, अर्थात जो एग्जिस्टेंस आप ईथर है वो जरूरी नहीं कि हर दिशा हर पूरे स्पेस में होल स्पेस में है। तो इस जो माइकल्स मोरेल एक्सपेरिमेंट था इसने ईथर के एग्जिस्टेंस को फेल कर दिया कि हर जगह ईथर का मीडियम ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो समझ गए होंगे आप इस चीज को कि इसका क्या यूज था। इसका यूज था कि जो अर्थ और ईथर के बीच रिलेटिव मोशन है उसको शो करना, अर्थात जो हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर प्रेजेंट है या नहीं है उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी थी। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा और हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।